Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल NTD डे से रिलेटेड है जिसका फुल फॉर्म है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। इस दिन के उपलक्ष्य में कुतुब मीनार को एकता के प्रतीक के रूप में रोशन किया जाएगा एंड ऐसे ही दुनिया भर के 25 देशों के 50 लैंडमार्क्स को रोशन किया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि कैसे हम इस बीमारी से लड़ते हुए एक साथ कितनी आगे आ चुके हैं। एंड इस दिन के बारे में देखें तो इसे मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में इस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस हो। एंड ये देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ रहती है वो ही इस डिसीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। एंड इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो इस दिन को मूल रूप से 2019 में आबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने घोषित किया था, अनाउंस किया था एंड हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स ने इस NTD डे को रिकॉग्नाइज किया एंड साथ में जो इसकी उपेक्षा करते हैं डिसीजेस की उसको समाप्त करने की बात भी करी। हमारा अगला आर्टिकल है कि 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध भारत, इसे अवेकन्ड इंडिया भी कहा जाता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक मंथली जर्नल है जिसे कि रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कब से प्रकाशित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जुलाई 1896 से। एंड ये जो पूरा इवेंट है प्रबुद्ध भारत का, इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है अद्वित्व आश्रम मायावती। एंड ये जो जर्नल है ये हमेशा से इंडिया का जो प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान है उसके प्रसार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये जो अद्वित्व आश्रम है ये अपने पूरे प्रबुद्ध भारत के संग्रह को ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है एंड इस जर्नल में बहुत महान हस्तियों ने, पर्सनालिटीज ने अपनी छाप भी छोड़ी है। एंड कुछ वर्षों पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता, सर औरबिंदो एंड हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान साहित्यकारों ने जर्नल में अपना योगदान भी दिया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि DRDO एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो के 13th एडिशन की मेजबानी करेगा। अब ये जो एरो इंडिया एयर शो है ये एक द्विवार्षिक एग्जीबिशन है, मतलब साल में 2 बार होने वाला एविएशन एग्जीबिशन है जो कि बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एरोस्पेस एंथुजियास्ट लोगों के लिए एंड जो पर्सपेक्टिव डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं एंड जो आकांक्षी स्टार्टअप्स हैं, जो बाकी के हितधारक हैं, उन सभी के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा कि यहाँ पर वो ग्लोबल डिफेंस के बारे में जान सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं एंड जो नेशनल एंड इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं एंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये उनसे इंटरेक्ट करने का भी एक अपॉर्चुनिटी देती हैं। और इस पूरे इवेंट में जो DRDO है वो अपनी लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ का प्रदर्शन करेगा एंड बहुत सारे सिस्टम्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे। इसमें मेजर अट्रैक्शन जो होगा वो होगा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसके फ्लाइंग डिस्प्ले को दिखाएंगे जो कि बहुत बड़ा मेजर अट्रैक्शन रहेगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को दिखाएंगे, ये भी एक मेजर अट्रैक्शन रहेगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडियन नेवी के FACT-81 को 28 जनवरी को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से डिकमीशन किया गया है एंड इसने 20 वर्षों से भी अधिक के समय तक अब राष्ट्र को अपनी सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करी हैं। ये जो 25 मीटर लंबा वेसल है जिसकी 60 टन्स की विस्थापन क्षमता है, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इजराइल के मेजर्स रमता के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया था और इसे इंडियन नेवी में 5 जून 1999 को जो तब के गोवा के गवर्नर थे लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब, इनके द्वारा कमीशन किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है कि स्टार्स प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता देने के लिए DEA और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है। सबसे पहले DEA का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड ये जो अग्रीमेंट है ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है कि स्टार्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वित्तीय सहायता देंगे। अब ये जो स्टार्स है ये एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस है इसको और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में 6 स्टेट्स को शामिल किया गया है जो कि है
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। ये नाम आपको थोड़े याद होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स शामिल नहीं हैं, ये पूछा जा सकता है। ये जो 6 स्टेट्स हैं, इनमें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट और एडिशनल पॉइंट ये कि स्टेट लेवल पर इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की जो सारी जिम्मेदारी रहेगी वो रहेगी इंटीग्रेटेड स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी SIS पर, ये पूरी समग्र शिक्षा के लिए। हमारा अगला आर्टिकल है कि CSIR ने लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। इसका मेन पर्पस ये है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी और CSIR के बीच में जो नॉलेज पार्टनरशिप है वो स्टैब्लिश हो, मतलब ज्ञान की साझेदारी स्थापित हो। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लद्दाख को और ज़्यादा डेवलप करना, जैसे कि बायो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ाना, यहाँ पर कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस रीजन के उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, मतलब इन सभी क्षेत्रों में और ज़्यादा डेवलपमेंट करना। एंड हमने यहाँ पर अभी कैश क्रॉप्स की बात करी है। रिसेंटली NTPC में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कैश क्रॉप्स कौन से हैं। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको मार्केट में बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए उनकी खेती की जाती है, ना कि फैमिली कंजम्पशन के लिए एंड लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि कॉफ़ी, कोकोआ, टी, शुगर केन, कॉटन और जो मसाले होते हैं, ये सभी कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल है एंड इन्हें प्रॉफिट क्रॉप्स भी कहा जाता है। एंड इस समझौते के तहत CSIR के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी कोर कम्पिटेंसीज पर बेस्ड R&D को शुरू करेंगे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शुरू करेंगे, एक्सटेंशन को शुरू करेंगे, एक्सपैंड करेंगे एंड बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स भी शुरू करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल है कि CSIR ने इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के 20 वर्ष होने पर जश्न मनाया। CSIR की इस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ने अपने 2 दशक कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसने इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज को सेफगार्ड किया है। इसी अवसर पर CSIR ने एक कैंपेन को लॉन्च किया है एंड इस कैंपेन को उन्होंने 25 जनवरी 2021 को लॉन्च किया है। TKDL की 2 दशक की जर्नी को कंप्लीट करने के अवसर पर एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था कनेक्टिंग टू द फ्यूचर। हमारा अगला आर्टिकल है कि 2021 ग्रीनर प्लैनेट की ओर इंडिया और फ्रांस के गठबंधन का साल। हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट ने और फ्रांस के मिनिस्टर फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन ने मिलकर इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एंड जो फ्रेंच के मिनिस्टर है फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, उनका नाम है मिस बारबरा पोम्पली। एंड इस ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा हो एंड जो कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, इम्प्रूव हो एंड साथ में जो ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों एंड साथ में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक फैले। ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वो ये है कि जो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट है ये 2021 से 2022 के पीरियड में ये 5 थीम्स पर बेस्ड है। वो 5 मेन थीम्स हैं। पहली है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, चौथा है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड जो पांचवा है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड एनर्जी एफिशिएंसी। इन 5 मेन थीम्स पर साल भर काम चलेगा। हमारा अगला आर्टिकल पाकिस्तान से रिलेटेड है। यहाँ के बासमती राइस को GI टैग मिला है। अब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा के अकॉर्डिंग ये जो GI टैग है इसे इंटरनेशनल मार्केट में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाएगा। अब ट्रेडमार्क की तरह क्यों देखा जाएगा? बिकॉज ये जो GI टैग्स हैं ये एश्योर करते हैं कि कोई भी एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन से आया है, लोकेशन से आया है, वो कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ एक्वायर करता है, मतलब वो उसकी क्वालिटी एंड यूनिकनेस को एश्योर करता है। इसलिए इसे एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 से रिलेटेड है। अब इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किसने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइए देखते हैं। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज,
दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के साथ कोलैबोरेट करके प्रिपेयर किया है। एंड ये जो रिपोर्ट है ये न्याय देने के लिए जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनकी क्षमता का आंकलन करती है। एंड जैसे कि आप हेडलाइन में देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बिहार में हर 4 पुलिसकर्मियों में एक वुमेन पुलिसकर्मी है, जो कि सभी स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है वुमेन्स का। ये जो रिपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं। सो ये जो रैंक्स दी जाती है, मतलब ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है, ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के जो 4 बेसिक स्तंभ हैं इनके बेस पर दी जाती है। सो वो 4 स्तंभ है: जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन एंड लीगल एड, मतलब कानूनी सहायता। इन्हीं के बेस पे रैंकिंग दी जाती है स्टेट्स को। सो अगर बड़े स्टेट्स के बीच में रैंकिंग देखी जाए तो बड़े 18 स्टेट्स के बीच में महाराष्ट्र दूसरी बार लगातार टॉप पर रहा है, एंड फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड तेलंगाना, एंड उत्तर प्रदेश अभी भी लास्ट पर ही है। सो आपसे फर्स्ट और लास्ट पूछा जा सकता है कि कौन टॉप पर है एंड कौन बॉटम पे है। तो टॉप पे है महाराष्ट्र एंड बड़े स्टेट्स में बॉटम पे है उत्तर प्रदेश। एंड साथ में अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा अभी भी टॉप पर है एंड बॉटम पर है अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं इस रिपोर्ट का दूसरा एस्पेक्ट, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य बना है जिसने कि ऑफिसर कैडर और कॉन्स्टेबलरी कैडर दोनों में SC ST एंड OBC का कोटास को पूरा किया है। एंड छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा अन्य राज्य है जिसने कि जो कॉन्स्टेबलरी में जो डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसको पूरा किया है। अब जुडिशरी में वुमेन्स का रेशो देखा जाए तो ओवरऑल पूरी कंट्रीज़ के हाई कोर्ट में जो वुमेन जजेस हैं वो उनका परसेंटेज सिर्फ 29% है। एंड कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है, मतलब सिक्किम को छोड़ के किसी भी स्टेट में वुमेन जजेस का परसेंटेज 20% से ज़्यादा नहीं है। एंड जो 4 स्टेट्स हैं, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर कोई भी वुमेन हाई कोर्ट की जज नहीं है। जुडिशरी में वुमेन्स का रेशो देख लिया, आप पुलिस फोर्स में वुमेन का रेशो देखते हैं। तो बिहार इस लिस्ट में टॉप कर रहा है। ये जो लिस्ट है इसमें 25 राज्यों में कंपैरिजन हुआ है जिसमें बिहार ने टॉप किया है। वहाँ के पुलिस फोर्स में 25.3% महिलाएं हैं। लेकिन अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो ऑफिसर कैटेगरी में सिर्फ 6.1% वुमेन ही ऑफिसर्स हैं। एंड तमिलनाडु ने ऑफिसर्स कैटेगरी में टॉप किया, लाइक यहाँ पर 24.8% वुमेन ऑफिसर्स कैटेगरी में है, फॉलोड बाय मिजोरम जहाँ पर 20.1% वुमेन्स ऑफिसर्स में है। हमारा अगला आर्टिकल कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड है, जिसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड और वियतनाम ने, और इंडिया की रैंक है 86। तो आपको ये फिगर याद रखना है कि इंडिया की रैंक 86 है कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब इस इंडेक्स को तैयार किसने किया है ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसे तैयार किया है एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट ने। अब इसे तैयार कैसे किया है, मतलब जो भी डेटा पब्लिकली अवेलेबल था उसको कंपेयर किया गया एंड उसके बाद इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। अब जैसे ही पब्लिकली अवेलेबल डेटा की बात हुई तो चाइना की पॉलिसीज ऐसी है कि वो डेटा अवेलेबल ही नहीं था। चाइना को इस इंडेक्स से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब थोड़ा-सा और इसे डिटेल में देख लेते हैं। इंडिया की रैंक 86 है एंड ये जो रैंक मिली है ये 98 कंट्रीज़ में से मिली है। एंड अब स्कोर भी देख लेते हैं तो न्यूज़ीलैंड जिसने टॉप किया है उसका स्कोर है 94.4, एंड वियतनाम जो सेकंड पर है, मतलब जो उसके साथ है उसका है 90.8, ताइवान का 86.4 है एंड थाईलैंड का 84.2 है। अब लोएस्ट 5 कंट्रीज़ में शामिल है ब्राज़ील। ब्राज़ील अभी एकदम लो पर है जिसका स्कोर 4.3 है, एंड मेक्सिको, कोलंबिया, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स भी बॉटम 5 में ही हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि अनीश शाह को महिंद्रा फाइनेंस के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। शाह ऑलरेडी इस कंपनी के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO, इस ग्रुप के CFO के रूप में काम कर ही रहे हैं। एंड शाह जो पदभार संभालेंगे वो पदभार वो लेंगे धनंजय मुंगले से, जो कि इस महिंद्रा फाइनेंस में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते रहेंगे। हमारा अगला आर्टिकल करप्शन इंडेक्स से रिलेटेड है। इस इंडेक्स में इंडिया 6 स्पॉट्स फिसल कर अब 86th रैंक पर आ गया है, मतलब पहले 80 थी, अब वो 86 पे आ गया। एंड इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एंड ये साल में एक बार इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है, वार्षिक है ये इंडेक्स। एंड इसमें वो 180 कंट्रीज़ को रैंक करता है। ये करता क्या है, ये एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल के अकॉर्डिंग जो वहाँ के पब्लिक सेक्टर्स में जो करप्शन का लेवल है उसके हिसाब से उनको स्कोर देता है, देन फिर उन कंट्रीज़ को रैंक प्रोवाइड करता है।
सो अब इस इंडेक्स में टॉप किया है डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने एंड इनका स्कोर रहा है 88, फॉलोड बाय फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड, जिसमें इन सभी का स्कोर रहा 85। सो आपको याद रखना है डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, मतलब दे आर द बेस्ट कंट्रीज। एंड इसके बाद इंडिया की रैंक है 86। अब थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसमें सीरिया का स्कोर रहा 14 एंड सोमालिया और साउथ सूडान का स्कोर है 12 एंड ये इस इंडेक्स में एकदम बॉटम पर है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में देखें, जो इस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है। सो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बर्लिन जर्मनी की है एंड ये इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। एंड अब इसका विजन ये है कि जो भी गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, सिविल सोसाइटी है एंड जो रोज़मर्रा में आम लोग हैं, वो सभी एकदम करप्शन फ्री हों। हमारा अगला आर्टिकल नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान से रिलेटेड है, जिसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। एंड इस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान को रिलीज़ किया है। सो ये दोनों एक्शन प्लान को किसने रिलीज़ किया है, ये मिनिस्ट्री का नाम आपको याद होना चाहिए एंड एक्शन प्लान्स का नाम भी आपको याद होना चाहिए। सो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्हें रिलीज़ करे, इनमें क्या क्या है, इसमें वेज एंड मीन्स हैं, इसमें गाइडलाइंस हैं बेसिकली कि किस तरीके से गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड जो रेलिवेंट हितधारक हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो कि वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे एंड कैसे रिस्पॉन्स करेंगे कि जब कोई मरीन एनिमल, मरीन मैमल या मरीन टर्टल या तो भटक जाता है, फंस जाता है, उसे इंजरी हो जाती है या किसी मृत्यु दर से रिलेटेड, इन सभी इश्यूज को वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स देंगे। अब ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं। सो इसमें ये एक्शन प्लान है कि क्या कार्रवाई करनी है अगर कोई समुद्र में या नाव में कोई जानवर फंस जाता है, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे एंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या मैनेजमेंट एक्शंस लेंगे, जो मरीन स्पीसीज़ हैं उनके हैबिटाट को कम खतरा हो उसके लिए क्या करेंगे, एंड जो रिहेबिलिटाइजेशन है उनके हैबिटाट का वो कैसे करेंगे, एंड जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इस पे कुछ गाइडलाइन से कुछ काम है। एंड मरीन मैमल्स एंड जो मरीन टर्टल्स हैं, इनके हैबिटाट से रिलेटेड और साइंटिफिक रिसर्च की जाएगी एंड जो इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान किया जाएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।